दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एजुकेशनल टेक फन चैनल पर। आज मैं आपको मध्यकालीन भारत का वीडियो दे चुका हूं पहले ही, और आज प्राचीन भारत की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और चलते हैं हमारे टॉपिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बता दूं कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम 25 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक मानते हैं। और ये जो जो टाइम पीरियड है, ये एक लगभग के आधार पर रखा जाता है। इसका कोई सही मान नहीं होता। तो 25 से लेकर के 10,000 तक आप मान सकते हैं। पूरा पाषाण काल की जो मेन पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मानव यहाँ पर पशु के समान रहता था बिल्कुल। और जो हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था वो बड़े बड़े होते थे, इतने ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे, ठीक है। और यहाँ पर ही पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। तो कुछ को लगता होगा कि आग का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, पर नव पाषाण काल में उसका प्रयोग हुआ था। आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। तो ये कभी कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था तो पहले मैं भी यही समझता था। तो आगे बताता हूँ। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी के मध्य का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल में आता है, ठीक है। और इसकी जो मेन विशेषता है, उसमें मानव द्वारा पशुपालन किया जाने लगा था, ठीक है। मानव है पशुओं को पालने लगा था। जैसे कि आपको कोई भी पता होगा कि कुत्ते का सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि पत्थरों में जो पत्थर होते थे, औजार के रूप में यूज़ करते थे, वो नुकीले हो गए थे, ठीक है, छोटे हो गए थे। मिसाइल तकनीक का शुरू हो गई थी। यहीं से मिसाइल तकनीक शुरू होती है। वो वाली मिसाइल नहीं दोस्तों, जो मिसाइल का मतलब है कि जो फेंकी जाते हैं, जैसे तीर हो गया, भाले हो गए, ये ऐसी चीज़ों का भी आविष्कार हो गया था। फिर आता है नव पाषाण काल, जिससे कि 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी के मध्य रखा जाता है। तो ये दोस्तों कंफ्यूज मत होना कि 10,000 बीसी मध्य पाषाण काल शुरू होता है, नव पाषाण काल भी। इसका कंफ्यूज मत होना, बस इसे बस जैसा है वैसा ही समझो। ऐसा ही होता है, इतिहास चीज़ ही ऐसी है, जैसा लिखा गया है वैसा ही समझना पड़ता है दोस्तों। तो 10,000 से ये नवपाषाण शुरू होता है, और मध्य पाषाण भी, लेकिन ख़त्म 1,000 में होता है नवपाषाण काल। और इसी नवपाषाण काल में ही कांस्य युग आता है, लौह युग आता है, ताम्र युग आता है, हड़प्पा सभ्यता आती है, ऋग्वैदिक काल आता है। तो ये सभी नवपाषाण काल में ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। हाँ, आगे आ गया है ताम्र पाषाण काल। 4,000 बीसी में ताम्र पाषाण काल शुरू होता है। तांबे की खोज हुई थी जबकि, ठीक है। ताम्र का मतलब ही तांबा होता है। तो यहाँ पर तांबे की खोज होती है। और इसी संस्कृति, जो यहाँ पर लोग रहते थे, उन्हें ग्रामीण संस्कृति का माना जाता था। तो तेरी ना, तो जो आगे आती है वैदिक सभ्यता। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो दोबारा वीडियो शुरू किया है। वैदिक सभ्यता के बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, तो वैदिक सभ्यता में क्या है भी, आर्य लोग आए थे, जो कि कुछ मानते हैं कि नॉर्थ पोल से आए थे, कुछ मानते हैं मध्य एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए थे। तो उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत होता है, तो वहीं पर उन्हीं के ध्वंसावशेषों पर जो लोग हैं, ये आर्य लोग आते हैं और बसते हैं। ये ग्रामीण लोग होते हैं। देखो हमारा कैसे पहले निम्नीकरण होता है, फिर हमारा उत्थान भी होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम सभ्य थे, फिर हमारा निम्नीकरण हुआ है, उसके बाद हम सभ्य होने की कगार पर हैं, ठीक है दोस्तों। वैदिक सभ्यता में क्या है भी, लोग दोबारा से ग्रामीण हो जाते हैं। और इसे हम लगभग 900 साल वैदिक सभ्यता रहती है, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल को ही 1500 से 1000 बीसी में बांट दिया जाता है। उत्तर वैदिक काल को हम 1000 से 600 बीसी के मध्य रख देते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल को ही लौ युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रिय, जो प्रमुख देवता माने जाते थे, वो इंद्र देवता होते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते ही प्रिय देवता कौन हो जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि प्रजापति को एक प्रिय देवता मान दिया जाता है, सबसे प्रसिद्ध देवता। और ऋग्वैदिक काल तो अच्छा काल माना जाता है, परंतु जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी कर्मकांड, जितना भी जितना भी पाप आया था ना, वो उत्तर वैदिक काल से ही शुरू होता है, जो कि आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है दोस्तों। आप देखते ही हैं कि जो स्त्रियों की इतनी दशा गिरी हुई है आज तो भी ठीक है, पर उत्तर वैदिक काल में बहुत दशा गिरी हुई दिखाई गई है, ठीक है।
वो भी कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं वेदों के बारे में भी बताऊंगा, कैसे वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, वेद नाम क्यों पड़ा है, ऐसा सारा कुछ बताऊंगा। आगे चलते हैं, महाजन पद के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चुकिए दोस्तों आगे, अब ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको एक बार मैप दिखा दूँ यहाँ पर। ये आप जो ब्राउनिश कलर का देख रहे हैं, यही है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, यहीं पर रहते हैं, ठीक है। जो पश्चिम की ओर है सुतकांगेडोर था अंतिम शोर, और ऊपर साइड तक नीचे था। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ, पूरब की ओर था आलमगीरपुर, इधर पश्चिम की ओर था सुतकांगेडोर। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, इधर था सुतकांगेडोर, इधर होगा शायद तक आलमगीरपुर, और यहाँ होगा मांडी शायद तक। दोस्तों थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो सॉरी दोस्तों, शायद देखना पड़ेगा मुझे। चलो कोई ना, तुम बाद में कभी देख लेना इसको। मैं आगे आपको बताता हूँ 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। 16 महाजनपद 600 BC में अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है एक, और एक है भगवती सूत्र ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध और जैन के ग्रंथ हैं जिनमें कि 16 महाजनपद के बारे में बताए गए। ये जो 16 महाजनपद हैं, याद करना बहुत ही कठिन है, पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैं आपको ये अभी इसी वीडियो के देखते देखते याद करवा सकता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे मैंने क से शुरू होने वाले शब्द को अलग रखा है, म से शुरू होने वाले को अलग रखा है, इसी तरह यही हमारी ट्रिक है। इसमें क्या है कि काशी कुरु कौशाम्बी कंबोज, मगध मत्स्य मल्ल, अंग अवंती वत्स वज्जी। ऐसे अगर लाइन में आप याद करोगे, एक जैसे हम कविता याद करते हैं उस हिसाब से याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो सकता है। एक बार फिर से बोलते हैं, काशी कुरु कौशाम्बी कंबोज, मगध मत्स्य मल्ल, अंग अवंती वत्स वज्जी। और जो 5 नीचे लिखे हैं, पांचाल, चेदी, सूरसेन, अश्मक, गांधार, ये भी इन्हें आप खुद याद कर सकते हैं। और एकमात्र महाजनपद था दक्षिण भारत का, वो था अश्मक। अश्मक को याद जरूर रखें क्योंकि एकमात्र था और ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा, आप देखते हैं कौन सा है। अच्छा, मैप आ गया, ठीक है। तो मैप में आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप टॉप में देख रहे हैं उत्तर साइड में कुरु लिखा है, नहीं सबसे जो नॉर्थ वेस्ट में देख रहे हैं कंबोज लिखा है, उसके बाद गांधार लिखा है। इधर आएंगे थोड़ा सा ईस्ट में तो कुरु लिखा है, उसके नीचे पांचाल है, फिर इधर वेस्ट साइड में सूरसेन लिखा है, इधर फिर आएंगे कौशल लिखा है, फिर वज्जी लिखा है, मल्ल लिखा है, उसके नीचे अंग लिखा है। फिर थोड़ा जो पश्चिम साइड में आएंगे तो काशी लिखा है, उसके नीचे मगध लिखा है। फिर वेस्ट साइड में जाएंगे तो लिखा है वत्स, फिर नीचे लिखा है चेदी, और इधर लिखा है मत्स्य, अवंती, अश्मक। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह पर अश्मक को देख सकते हैं, दक्षिण की ओर है। एकमात्र महाजनपद था जो क्या कहते हैं दक्षिण में था, ठीक है। अगला आता है हमारा टॉपिक मगध साम्राज्य। सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य मगध साम्राज्य ही था, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत से वंश आते हैं, जिसमें सबसे पहला शासक है, शुरू करता है वंश जो होता है हरियाणा वंश को माना जाता है, जो कि 544 BC से लेकर के 412 BC का होता है। बिंबिसार नाम के जो राजा होता है, उसी ने इसकी जो स्थापना की थी, और राजगिरी उसने बनाया था। पहले उसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, और उदयन नामक एक शासक आएगा इसी वंश का, और वो क्या करेगा, पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा और उसे अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि उदयन में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, जो कि हरियाणा वंश का अंतिम शासक होता है, नाग राजा।
बचेगा। उसके बाद जो है क्या है, फूट पड़ने लगती है साम्राज्य में, ठीक है। और यही चीज़ मतलब अगर देश का आक्रमण होता है, ठीक है, देशी देश के अंदर है, तो सबसे पहले जो अंग्रेजी शासक आते हैं वो थे सिंध में शासक आते हैं, और उन लोग के यही शासक जो है सोने के सिक्के पर प्रभुत्व चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें शक शक शासक शक शासक आते हैं, जैसे चक्रवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। सबसे जो चक्रवर्ती कहलाते हैं, फिर आते हैं पारसी वंशी या पंजाबी, पारसी वंशी या पंजाबी वंशी जो आते हैं, इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक है, जहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क है, जो कि द्वितीय महाश्वेत के नाम से था। पंजाबी वंशी जो कि जो महादेव थे, तो इसमें सूरवंश आया, जो कि आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से ये अशोक कुमार थे, जो दक्षिणी पश्चिमी शासक थे पंजाब के अंदर, ठीक है। और प्रमुख वंश आपको पता ही है शाहजहाँ वंश, जो कि दक्षिण भारत में इंद्र सागर में जो अपने मुगल देश के बने हुए थे, ठीक है। तो इनमें सबसे सर्वाधिक संख्या शासक जो है चेदी वंश का आता है इनके अंदर, ये सहवंशी ये हैं एक लोग। तो आगे हम चलते हैं मैप पर। मैप पर आपको दिखा देंगे बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया हो गया, बैक्ट्रा हो गया। बैक्ट्रिया और बैक्ट्रा ये है यूनानी शासकों के क्षेत्र हैं, और इनकी कुछ जगह यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पर्वत और पानी भी है यहाँ पर, जो पानी का पर्वत आता है, ये गंधार लिखा है, गंधार राजवंश के ऊपर शासित है। और यहीं पर जो राजधानी जहाँ शासकों की राजधानी थी गंधार, और मथुरा ये राजधानी थी जहाँ शासन हुए थे। और इधर मथुरा से थोड़ा और दूर जो है ये पानी भी जो दिख रहा है दिखाई दे रहा है, उसके नीचे चंपा दिखाई दे रहा है, और वेस्ट साइड में जाएंगे तो विदिशा दिखाई दे रहा है, उज्जैन दिखाई दे रहा है, पश्चिमी शत्रप, शत्रप का मतलब ही है दुश्मन, ये प्रतिष्ठान हो गया। सातवाहन शासक ये प्रथम महान प्रतिष्ठान थे जो थे, और उन्हीं से करके महाराष्ट्र का जो है प्रथम महाराष्ट्र में आता है, तब अमृतसर अंदर शासमान शासित होता है। अमरावती को भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मैप तो काफ़ी है। अगला है गुप्त शासक के बारे में बताते हैं, गुप्त काल 319-20 एडी से लेकर के 550 एडी तक लगभग लगभग मानिए इसको पूरा नहीं है, लगभग नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसे माना जाता है गुप्त काल, जिसमें बहुत से शासक आते हैं जो ऋषि भदेव थे, उन्हें वो